Hello everyone and welcome back once again for the sessions of class 12 accountancy। हम इशू ऑफ डिबेंचर्स नाम का चैप्टर कवर अप कर रहे थे। एक ये लास्ट टॉपिक हमारे पास रहता है हाउ टू राइट ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर्स। देखो अर्लियर गाइडलाइंस कुछ और थी और अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, रिवाइज्ड गाइडलाइंस है, उनमें हल्का सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में चेंज है। तो ये आपको बाकी बुक्स में भी जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम एक बार ना हिंट लेते हैं, समझते हैं कि ये क्या है, कैसे ये पहले ट्रीट होता था, ताकि अब हमें बेटर तरीके से समझ में आ जाए कि क्यों ये रिवाइज किया गया है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। देखो जितना हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के कंसेप्ट को समझा है, हमें पता है कि डिबेंचर्स को हम पार पर भी इशू कर सकते हैं, हम प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है। और जो रिडम्पशन है वो पार और प्रीमियम पर हो सकती है। ये कंसेप्ट हमने समझा हुआ है। 6 कंडीशंस हमने की थी कि किस तरीके से इशू और रिडम्पशन की कंडीशन को दिमाग में रखते हुए हम डिफरेंट जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं। अब उसमें जब डिस्काउंट का जिक्र आता था तो हम डिस्काउंट को डेबिट किया करते थे, ये कहकर कि ये हमारा लॉस है ना। और जब ये कंसेप्ट आता था प्रीमियम और रिडम्पशन वाला, तो इसके लिए लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट ओपन किया जाता था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि किस तरीके से अगर तो अकेला डिस्काउंट डेबिट में ओपन होकर आता है तो उसे हमने राइट ऑफ करना है, या फिर अगर लॉस एग्जिस्टेंस में आता है, मतलब लॉस कब एग्जिस्टेंस में आता है, लॉस तब एग्जिस्टेंस में आता होता है, मतलब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट तब एग्जिस्टेंस में आता है जब रिडम्पशन प्रीमियम पर हो। अदरवाइज डिस्काउंट का अगर इशू का केस है तो डिस्काउंट ही एग्जिस्टेंस में आता होता है। तो अब इस केस में दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, दोनों को राइट ऑफ करने का मेथड सेम है, कोई अलग नहीं है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ करता था और अब क्या है रिवाइज्ड गाइडलाइन। देखो अर्लियर पहले क्या होता था, जितनी डिबेंचर की लाइफ है, जितनी डिबेंचर की लाइफ है, लेट्स सपोज हमने 5 साल के लिए डिबेंचर्स को इशू किया है कि ये बोला है 5 साल बाद डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे। सपोज कीजिए कि जो डिस्काउंट है वो 20,000 हमारे पास एग्जिस्टेंस में आया। तो अर्लियर जो गाइडलाइंस थी वो हमें ये कहती थी कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डिबेंचर्स हमने इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। तो अगर ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम राइट ऑफ करना हो तो हम कैसे करते हैं कि जितना हमारा टोटल डिस्काउंट है, या अगर लॉस का केस है तो जितना हमारा टोटल लॉस है उसे हम लाइफ से डिवाइड कर देंगे। तो हर साल हमने कितना राइट ऑफ करना है वो हमारे पास निकल आएगा। जैसे जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दी उसके हिसाब से पर ईयर 4,000 रुपीज निकल आएगा। ठीक है, अब इसे राइट ऑफ कौन से अकाउंट से किया जा सकता है। देखो आपको जर्नल एंट्रीज पता है, आपको पता है कि डिस्काउंट अगर एग्जिस्टेंस में आता है तो उसे डेबिट करते हैं, अगर लॉस है तो लॉस को भी डेबिट करते हैं। जब भी राइट ऑफ वर्ड आता है तो ये डेबिट उल्टा हो जाता है, मतलब क्रेडिट हो जाता है। तो अब आपको एक पहलू तो पता चल गया, डुअल एस्पेक्ट होता है ना, तो एक एस्पेक्ट तो आपको पता चल गया कि जब भी हमने राइट ऑफ करना है तो हमने क्या करना है, डिस्काउंट को या लॉस को क्रेडिट करना है। 2 वर्ड लिखा ना, 2 का मतलब क्रेडिट करना। अब डेबिट किसको करना है, डेबिट हम अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, अगर इसके अलावा हमारे पास जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, मतलब सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर बैलेंस पड़ा है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब अर्लियर हमारे पास क्या गाइडलाइन थी, अर्लियर हमारे पास गाइडलाइन ये थी
कि अगर हमारे पास इन तीनों के बैलेंस अवेलेबल हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमने इसे देनी है, सेकंड प्रेफरेंस हमने इसे देनी है और थर्ड प्रेफरेंस हमने इसे देनी है। एंड माइंड बाय वर्ड्स कि अब जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं उनमें भी हमने प्रेफरेंस ऐसे ही देना है इन तीनों को। लेकिन फर्क क्या है, पहले था कि हम पूरी की पूरी लाइफ के दौरान राइट ऑफ करेंगे, तो इसलिए क्या होता था कि जो टोटल डिस्काउंट या टोटल लॉस हुआ करता था, जो भी केस हमारे पास उभर कर आता था, इसमें से पहले साल ही मतलब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही अगर हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम या जनरल रिजर्व या दोनों का अगर बैलेंस है तो हम पहले वो माइनस कर देते थे। जैसे सपोज करो, अगर मैं अब आपको एग्जाम्पल फिर से दूं तो मान लो 2000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा था और 2000 का हमारे पास जनरल रिजर्व पड़ा था, तो हम फर्स्ट ईयर एंड में पहले ये जो 4000 हमारे पास है हम इसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, 16,000। अब ये जो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज किया था और आपको 20,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दिखाया था कि हम हर साल 4,000 राइट ऑफ करेंगे, एक्चुअली अब हर साल 4,000 नहीं निकलेगा, अब 16,000 से हम डिवाइड करेंगे लाइफ से, मतलब 16,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हर साल हमने कितना राइट ऑफ करना है ड्यूरिंग द लाइफ, वो कितना निकल आएगा, वो निकलेगा 3,200। ठीक है। अब देखो ये जो 3,200 निकला हर साल राइट ऑफ वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज होगा, तो मतलब 3,200। अब क्या होगा, जब फर्स्ट ईयर के एंड में एंट्री आएगी तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ इन तीनों का टोटल की 2000 हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कवर कर लिया, 2000 हमने जनरल रिजर्व में से कवर कर लिया और 3200 हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज कर लिया, तो तीनों का टोटल जो है वो हमारे पास यहाँ आ गया 7,200। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के एंड में आ गई एंट्री, पहले साल राइट ऑफ हो गया। जब हमारे पास सेकेंड ईयर आएगा तब आएगी सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट या लॉस, कितना 3,200। मतलब नेक्स्ट ईयर्स जब तक डिबेंचर की लाइफ पूरी नहीं होती 3,200 जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से चार्ज होकर ये डिस्काउंट या लॉस को राइट ऑफ करता रहेगा। तो पहले तो थी ये गाइडलाइन, अब की जो गाइडलाइन है उसमें बहुत ही हल्का सा और बहुत ही माइनर सा एक चेंज है। चलो पहले थ्योरेटिकली देखते हैं कि क्या चेंज है और क्यों है ये। देखो चेंज जो है ना वो इस वर्ड की वजह से है, एंड इट्स ट्रू। डिस्काउंट या लॉस जो कि इशू ऑफ डिबेंचर्स के वक्त एग्जिस्टेंस में आ रहा है वो एक कैपिटल लॉस है। देखो हम क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई रेवेन्यू नेचर का लॉस क्या होता है और कैपिटल नेचर का लॉस क्या होता है, तो ये तो कैपिटल लॉस है ना, कभी कभार होने वाला लॉस। रेवेन्यू नेचर का जो है वो तो रेकरिंग नेचर का होगा, बार बार होने वाला होगा, लेकिन हम बार बार थोड़ी ना डिस्काउंट पर इशू करेंगे डिबेंचर्स, या हम हर बार हर डिनोमिनेशन के जो डिबेंचर्स हैं उन्हें प्रीमियम पर थोड़ी ना रिडीम करेंगे। वो तो एक बार जो इशू कर दिया गया उसी के साथ अटैच्ड है ना ये डिस्काउंट या लॉस, तो इसलिए ये तो कैपिटल नेचर का बन गया। जो लॉस कैपिटल नेचर का है, जो चीज कभी कभार होने वाली है, हम उस लॉस को, हम उस डिस्काउंट को आगे आने वाले सालों में एक बोझ बनाकर क्यों लेकर जाएं, तो इसीलिए ये रिवाइज्ड गाइडलाइन आई। अब आगे चलकर बोझ बनाने वाला कंसेप्ट क्या है, इसे भी हम एक बार अपनी उसी एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखो मैंने फर्स्ट ईयर के एंड में कितना डिस्काउंट राइट ऑफ किया है, मतलब जो डेबिट था उसे कितना क्रेडिट किया है, सिर्फ 7,200। जब ओपन हुआ है डिस्काउंट तो वो कितने से ओपन हुआ है, मैंने आपको कहा था कि मान लो 20,000 है,
तो 20,000 से डेबिट हुआ था, 7200 से क्रेडिट हुआ, तो अभी भी 20,000 माइनस 7200 हमारे पास अभी भी ये 12800 डेबिट में पड़ा है। जिस चीज का डेबिट बैलेंस हो, आप खुद सोचकर देखो, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप डेबिट बैलेंस वाली चीज को लायबिलिटीज साइड पर शो करते हो या एसेट साइड पर शो करते हो? इट्स ऑब्वियस, डेबिट बैलेंस वाली चीज को हम एसेट कहते होते हैं, तो इसलिए हम उसे एसेट साइड पर शो करेंगे। लेकिन अब सोचो, क्या ये हमारी एसेट है? क्या ये ऐसी चीज है जिसको हम अगर बाजार में सेल करने जाएंगे तो हमें बदले में पैसा मिलेगा? नो, ये तो एक फिक्टिशियस एसेट है। क्लास 11 से ही आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़ते आ रहे हो ना, तो फिक्टिशियस एसेट है ये तो। अब ऐसी एसेट को फ्यूचर में बैलेंस शीट में डेबिट साइड पर शो करने का क्या फायदा? क्यों हम फेक एसेट्स शो करें? इसीलिए ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस आपको दी गई हैं, ताकि डिबेंचर पर जो ये डिस्काउंट या ये लॉस उभर कर आता है, इट शुड नो मोर बी शोन एज फिक्टिशियस एसेट। तो आपको एक बात इस एग्जाम्पल से यहां पर क्लियर हो गई कि जो हमारी रिवाइज्ड गाइडलाइंस हैं वो हमें ये बताती हैं कि भाई हम इन डिस्काउंट को या इस लॉस को फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में नहीं शो करेंगे। देखो, ऑटोमेटिकली ही नहीं आएगा। जो एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर अर्लियर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली समझाने के लिए दी है, उसमें तो डेबिट में बैलेंस पड़ा हुआ है। लेकिन अब हम इस गाइडलाइन में ये देखेंगे कि भाई बैलेंस बचता ही नहीं है, तो जब बैलेंस बचेगा ही नहीं तो वो एसेट साइड पर शो कैसे होगा? तो अब बैलेंस कैसे नहीं बचेगा? बैलेंस इस वजह से नहीं बचेगा, आपने इस सीक्वेंस को याद रखना है, जो कि वही है जो अर्लियर वाला था। बस उसमें फर्क ये था कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब वो जो थर्ड नंबर वाली कैटेगरी हमारे पास आती थी, उसमें हम लाइफ से डिवाइड कर कर निकालते थे, लेकिन इसमें डिवाइड नहीं करना है, मतलब इसमें पर ईयर वाला कंसेप्ट नहीं निकालना है। इसमें जितना रिमेनिंग बचेगा वो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही चार्ज कर लेना है। दिस डिस्काउंट और लॉस इज टू बी रिटन ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और फ्रॉम जनरल रिजर्व और फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन से साल में? इन द ईयर इन विच दे अकर। ये डिफरेंस है। पहले की गाइडलाइंस में क्या था कि जितना ड्यूरिंग दी लाइफ, तो हम ड्यूरिंग दी लाइफ के अकॉर्डिंगली चार्ज कर रहे थे, लेकिन यहां पर आपको क्या फर्क है, क्या चेंज बताया गया है कि जिस साल में ये डिस्काउंट या लॉस उभर कर आ रहा है, क्योंकि ये भाई कैपिटल नेचर का है, तो इसलिए इसे उसी साल में ही राइट ऑफ कर दो। इसे एक फिक्टिशियस एसेट बनाकर शो करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसे जैसे कंटिजेंट लाइबिलिटीज शो की जाती होती है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर डिस्काउंट या लॉस, जो कि कैपिटल नेचर का लॉस अब आपको बताया जा रहा है और एक्चुअली होता भी है, इसके लिए जब भी आप इसे राइट ऑफ करोगे तो बैलेंस शीट के एंड में एक नोट जरूर लिख दोगे। अब देखो, जो जर्नल एंट्री मैंने आपको अभी अभी बताई थी, देखो बिल्कुल वही जर्नल एंट्री है, सिर्फ अमाउंट की फर्क आएगी और कुछ नहीं है। जो फर्क है वो भी मैं ऑलरेडी आपको बोलकर बता चुकी हूं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने क्या करना है, रिमेनिंग बचा हुआ सारा का सारा बैलेंस ही डाल देना है। जैसे अगर मैं अपनी वही वाली एग्जांपल लूं, हमारे पास डिस्काउंट कितना था? 20,000। हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कितना था? 2,000। हमारे पास जनरल रिजर्व का मैंने आपको कितना एग्जाम्पल दिया था? 2,000। अब जो पहले वाली गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंगली तो क्या किया था मैंने कि जो बाकी का 16 बचा था उसे लाइफ से डिवाइड किया था और फिर यहां लिखा था। लेकिन अब यहां पर क्या होगा, सारा का सारा 16,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही चार्ज कर दिया जाएगा। और एक ये भी बात है कि अगर बाई चांस आपको ऑलरेडी
करंट ईयर का लॉस दे रखा है ना, तो कोई बात नहीं, लॉस का ही बैलेंस और बढ़ जाएगा, लेकिन आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही उसे चार्ज करना है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो मेरे पास सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली डीके गोयल की बुक है, उस पे पेज नंबर 8.50 पर हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें क्या है, 1 अप्रैल 2019 को एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं 40,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 2%। तो मतलब इशू एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम वाला केस आपके पास आ गया। तो आपको पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि भाई लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट एग्जिस्टेंस में आएगा। अब अमाउंट कैसे पेएबल है, एप्लीकेशन पर हम 40 रुपए के हिसाब से मंगवा रहे हैं और बाकी का जो बैलेंस है वो अलॉटमेंट पर है। तो अब भी आपको पता होना चाहिए, अगर तो ऐसा कुछ ना लिखा हो फिर तो हम एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर देते होते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला। अगर ऐसे अलग अलग दिया हुआ हो तो ये जो डिस्काउंट और प्रीमियम वाला कंसेप्ट होता है, मतलब वो लॉस वाली या वो एडजस्टमेंट वाली एंट्री करना, वो सब अलॉटमेंट के साथ किया जाता होता है अगर ना दिया गया हो तो। मीन्स क्वेश्चन में अलग से ना लिखा हुआ हो कुछ तो हमने अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना होता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट पेज पर हमें क्या बताते हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन कि कंपनी के पास 1,20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस है, 1.5 लाख का जनरल रिजर्व का बैलेंस है और प्रॉफिट का बैलेंस 2 लाख रुपए बता रखा है। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इशू के टाइम की भी पास करने के लिए कहा गया है और लॉस को राइट ऑफ करने के लिए भी कहा गया है। तो ये हिंट जरूर दिमाग में रखिए कि आपको लॉस कितना बताया गया है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से कितना यूज करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। तो चलो देखते हैं कि क्या हमारी जर्नल एंट्रीज भी हमें यही सॉल्यूशंस देती हैं या नहीं। फिर से भाई सबसे पहली बात, आपने लाइन अप करना ही करना है। तो 1 अप्रैल 2019 को जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 40,000 हमारे पास डिबेंचर्स हैं, 40 रुपए की हमें एप्लीकेशन बताई गई थी, कोई इसके साथ डिस्काउंट नहीं है, कोई कुछ और एक्स्ट्रा केस नहीं है, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर यहाँ अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। नरेशन जो प्रॉपर बननी चाहिए वो नरेशन साथ में लिख दी जाएगी। सेम इसी डेट को, क्योंकि हमें डेट्स नहीं स्पेसिफाई की गई तो हम ना यही मानेंगे कि हमने इसी पर्टिकुलर डेट्स को ही एंट्रीज कर देनी है। तो हम 1 अप्रैल 2019 को ही 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट, मतलब ये एप्लीकेशन मनी को डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्री भी हमने पास कर देनी है। जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो क्या होगा, तो देखो इस तरीके से एंट्री होगी, क्योंकि हमारा केस कौन सा है, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट प्रीमियम। तो इस तरीके से ये 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, लॉस डेबिट हो जाएगा, 7% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट होगा और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी क्रेडिट होगा। क्योंकि यहाँ ये जो डिबेंचर क्रेडिट किया जाता है इसमें फेस वैल्यू आती है और 40 हम एप्लीकेशन में कवर कर चुके हैं, तो बाकी कितना बचा, 100 में से माइनस कर 60, तो 60 के हिसाब से डिबेंचर में आ जाएगा। प्रीमियम अंडरस्टूड है, 2 रुपीज उभर कर आ रहा है, तो हम 2 रुपीज, फिर से जो भी परसेंटेज हमें दी हुई हो वो हमने फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली लगानी होती है। तो फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली जब लगाया तो 2 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारे पास आ जाएगा। और ये जो लॉस है ये 2 रुपए प्रीमियम प्लस 6 रुपीज जो डिस्काउंट वाला है, इन दोनों को ऐड कर 8 रुपीज का लॉस टोटल हमारे पास आएगा। और ये 8 मल्टीप्लाई बाय हमने 40,000 करना ही करना है, सब में 40,000 से मल्टीप्लाई कर फिर ये अमाउंट कॉलम्स फिल कर दिए जाएंगे। फिर क्या होगा, जैसे हमने एप्लीकेशन को ट्रांसफर किया था, अलॉटमेंट वाली क्या होती है, वो पहले ड्यू हो जाती है और फिर बाद में रिसीव होती है, तो हम इसे भी रिसीव कर लेंगे। अब फिर से मैं बता दूं, क्योंकि हमें डेट्स नहीं स्पेसिफाई तो हम ये मानेंगे कि ये एंट्री भी 1 अप्रैल को ही की गई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट जो कि 216 हमारे पास आया था, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे अमाउंट। अब
ये वाला साल जब खत्म होगा, ये बात याद रखना कि राइट ऑफ की एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर आती है, तो ये वाला साल खत्म होगा 2020 में, तो हम 31 मार्च 2020 को जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब देखो मैंने सिर्फ जर्नल एंट्री लिखी है, मैंने अमाउंट नहीं लिखा, क्योंकि हमें हिंट में क्या दिया गया था, हमें हिंट में दिया गया था कि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 आना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि क्या ऐसा ही हमारे पास आएगा। देखो लॉस था 3,20,000 का। सिक्योरिटीज प्रीमियम और जर्नल रिजर्व हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये रहे देखो 1,20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम है और 1,50,000 हमारे पास जनरल रिजर्व है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाओ, देखो 3,20,000 का टोटल लॉस है, 1,20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में से कवर हो गया, कितना बचा 2 लाख, 1.5 लाख हम जनरल रिजर्व यूज कर रहे हैं, तो कितना बचा 50,000। तो अब उसे किस में से कवर करेंगे, इस प्रॉफिट वाले बैलेंस में से। तो यही आपको आंसर हिंट में बता रखा है। तो यहां आएगा 1,20,000, यहां आएगा 1.5 लाख और यहां आएगा 50,000। तो इस तरीके से फर्स्ट ईयर के एंड में ही देखो जितने से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन हुआ था, डेबिट हुआ था, उतने से ही ये क्रेडिट हो गया। तो अपने आप अब क्लियर है कि कुछ डेबिट में बैलेंस बचा ही नहीं, इसलिए बैलेंस शीट में अब हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मली हम क्लास 11 से लेजर अकाउंट्स बनाते सीखते आए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का लेजर अकाउंट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। देखो ये रफ ओवरव्यू मैंने आपको लॉस या डिस्काउंट के लेजर अकाउंट का शो किया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से लॉस या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स बनकर तैयार हो जाएगा अगर आपको लेजर अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने के लिए कहा जाता है। ये डेबिट साइड हो जाएगी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। ये पोस्टिंग बहुत ही ध्यान रखना है, जिस तरीके से जर्नल एंट्री पास की है उसी को दिमाग में रखकर लॉस या डिस्काउंट डेबिट में आता है तो उसकी डेबिट साइड पर लिखा वो जाता है जो उसकी क्रेडिट में हो। अब क्रेडिट में 2 चीजें थी, क्योंकि लॉस में डिस्काउंट भी कवर अप था तो इसलिए प्रीमियम और रिडम्पशन भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आएगा, और बाकी जो फेस वैल्यू में से निकल कर आ रहा था डिस्काउंट तो उसके लिए यहाँ पर डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वो आप अपनी जर्नल एंट्री के जरिए आसानी से समझ सकते हो कि इसकी पोस्टिंग कैसे की गई है। ठीक है, फिर लास्ट एंट्री जो हमने 31 मार्च को की थी, ये 20 है 19 नहीं है, तो यहां पर हमने वो राइट ऑफ किया है। तो तीनों के तीनों अकाउंट्स और उनके सामने रिस्पेक्टिव अमाउंट जो है वो कुछ इस तरीके से पोस्ट हो जाएगी और हमारा जो ये अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अभी देखो हम ना एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको ये बोला था कि इवन इफ अगर आपको लॉस का केस भी दे रखा हो ना, तब भी आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज कर इस डिस्काउंट को या लॉस को तो राइट ऑफ कर ही देना है। तो सेम उसी बुक में पेज नंबर 8.37 पर हमारे पास ये एक ऐसी एक इलस्ट्रेशन अवेलेबल है। श्री गणेश लिमिटेड ने इशू किए हैं 1 अप्रैल 2018 को 10,008% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 6% डिस्काउंट रिडीमेबल आफ्टर 5 years एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। तो ये तो परसेंटेज की फॉर्म में है, इसे हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रुपीज पता लगा लेंगे और ये हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑलरेडी रुपीज में ही गिवन है। सारे डिबेंचर्स सब्सक्राइब हो गए हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो देखो ये जो 1 अप्रैल 2018 है ये खत्म कब होगा, ये खत्म होगा इस डेट को। अब इस डेट पर आपको ये दे रखा है कि कंपनी ने लॉस इनकर किया है कितना, 50,000 का, और इसके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का 1,20,000 का बैलेंस भी पड़ा है। तो अब राइट ऑफ कैसे किया जाएगा इन न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली? पहले तो हम 1 अप्रैल को एप्लीकेशन मनी रिसीव करने वाली एंट्री करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कि उसमें तो हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग से दी हुई थी।
जब ना दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, हम ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर देते हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। तो देखो इसमें ऐसा ही किया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब अगर आपने 6 केसेस जो हमारे पास थे वो इशू और रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए वो ध्यान से अगर समझे थे, तो उसमें हमने क्या समझा था कि यहां पर अगर प्रीमियम पर हो इशू तो प्रीमियम ऐड कर अमाउंट रिसीव करते होते हैं, लेकिन अगर डिस्काउंट पर हमने इशू किया है तो डिस्काउंट माइनस कर हम अमाउंट रिसीव करते हैं। तो आप देखो, देखने से ही आपको पता चल रहा है 10,000 को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट जो है वो हमारे पास कितनी बनेगी, 10 लाख बनेगी। लेकिन क्योंकि 6% का डिस्काउंट है तो इसलिए वो माइनस कर 9,40,000 रिसीव किया गया है। फिर नेक्स्ट एंट्री जो की जाएगी वो कुछ इस तरीके से की जाएगी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है और साथ में डिस्काउंट भी है, तो इसलिए लॉस इकट्ठा ओपन हो जाएगा। और इस लॉस में ये जो 60,000 था वो तो आएगा ही आएगा, प्लस 10 रुपए के हिसाब से और 10,000 से मल्टीप्लाई करने पर जो 1 लाख का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बन रहा है वो भी बीच में इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल लॉस जो है वो 1,60,000 का बन जाएगा। अब आप खुद देखो, 1,60,000 और मैंने अभी अभी आपको थ्योरेटिकली क्या बताया, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करना है, फिर जनरल रिजर्व यूज करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला यूज करना है। अब आपको जनरल रिजर्व तो इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं हुआ, आपको दिया हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो आप जितना आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में से कवर होता हुआ दिख रहा है आप वो उसमें से कवर कर लो। फिर जितना रेस्ट बैलेंस बच जाता है आप उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही डेबिट करोगे। आगे आपको दिया नहीं हुआ कुछ भी, लेकिन अब माना ये जाएगा कि आपका लॉस जो 50,000 का था वो बढ़कर 90,000 हो गया, मतलब ये 40,000 भी उसी में ऐड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ट्रीटमेंट ही समझाया गया है अकॉर्डिंग टू दीज रिवाइज्ड गाइडलाइंस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा जो टॉपिक है ना, राइट ऑफ करने वाला ये कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा, समझ में आ गया। So thank you so much for watching the video and yes, don't forget to do the honors। वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच once again and have a nice day।